सभी को सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर एन के साथ आज आपके सामने बात कर रहा हूँ यूरोप के संरचनात्मक विस्तार और यूरोप के भौतिक प्रदेशों के बारे में या यूरोप के धरातल के बारे में। यहाँ अपन सबसे पहले बात करते हैं कि यूरोप का संरचनात्मक विस्तार कैसा है। संरचनात्मक विस्तार से तात्पर्य है कि यूरोप में किस प्रकार का स्वरूप हमें नज़र आता है, प्राचीन समय में किस प्रकार का स्वरूप था, वर्तमान समय में किस प्रकार से ये संरचना है इसने धरातल को प्रभावित किया है। सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं यहाँ के जो उत्तरी भाग है उस उत्तरी भाग में फैले हुए प्राचीन पर्वत खंड के। आप सभी जानते हो नॉर्वे, स्वीडन ऐसे देश हैं जो कि अपने स्वच्छता के लिए और अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, और कई तरह के हमारे देश में भी जो आयोग बन रहे हैं वो भी इन्हीं देशों से एक तरह से देख के और बनाने की कोशिश की जा रही है। अपन यहाँ भौतिक या भूगोल के संदर्भ में या यूरोप के भौतिक स्वरूप को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ के संरचनात्मक विभाग के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो स्कैंडिनेविया का भाग है, ये जो यूरोप का उत्तरी भाग है, इस यूरोप के उत्तरी भाग में यहाँ पर प्राचीन पर्वत खंड पाए जाते हैं। और इन प्राचीन पर्वत खंडों के साथ ही ये बीच में थोड़ा सा एक भाग है जलीय भाग, और उसके बाद में यह जो भाग है ये आगे तक बढ़ा हुआ है। और ये जो अपना ग्रेट ब्रिटेन है, यूके है, इसमें भी ये प्राचीन पर्वत भूखंड ही पाए गए हैं। तो ये जो सारा का सारा प्रदेश है ये प्राचीन पर्वत खंडों का प्रदेश है जो कि यूरोप महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। तो आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा कि ये जो पूरा का पूरा प्रदेश है, यह पूरा का पूरा प्रदेश प्राचीन भूखंडों का प्रदेश है। और इन प्राचीन भूखंडों के अंतर्गत अटलांटिक जो महासागर है उससे ये क्षेत्र प्रारंभ होता है। अटलांटिक महासागर का विस्तार है। और इधर हम देखें तो ये है आयरलैंड, कम्बरलैंड, वेल्स इत्यादि क्षेत्रों में, स्कैंडिनेविया, फिनलैंड, आइसलैंड, इनमें ये क्षेत्र मुख्य रूप से फैला हुआ है। ये जो पर्वत बने हुए हैं, ये इन पर्वतों का निर्माण सिल्यूरियन युग में कैलोडेनियन हलचलें, आपने पर्वत निर्माण के अलग अलग हलचलें पढ़ी है फर्स्ट ईयर भौतिक भूगोल जो विषय था, पेपर था, उसमें आपने पर्वत निर्माण की हलचलें पढ़ी। उस पर्वत निर्माण की हलचलों में हमने 4 प्रकार की पर्वत निर्माण की हलचलें पढ़ी थी। उनमें से इसका जो निर्माण हुआ है वह सिल्यूरियन युग में कैलोडेनियन हलचलों से हुआ है। तो ये तो बात हो गई कि ये प्राचीन पर्वत खंडों के बारे में। दूसरी अपन बात कर रहे हैं रूसी प्लेटफॉर्म की। रूसी प्लेटफॉर्म इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो अधिकांश रूप से रूस के एरिया में फैला हुआ है, इसीलिए इसका नाम भी रख दिया गया रूसी प्लेटफॉर्म। और रूसी प्लेटफॉर्म ये दूसरे देश भी आप देख रहे हो, कजाकिस्तान, यूक्रेन, तो ये सब भी देश हैं जो रूस के ही पहले पार्ट थे, लेकिन वर्तमान में इन देशों का अलग अलग ये देश बन गए। अपन भूगोल के संदर्भ में बात करें कि ये जो रूसी प्लेटफॉर्म है ये पेलोजेइक से टर्सरी युग के पदार्थों से इसका निर्माण हुआ है, जो सामान्यतः भूगर्भिक हलचलों से अप्रभावित रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है, सीधा साधा है। यदि पर्वतीय खंड होता है तो वो इनसे अधिक प्रभावित रहता है, लेकिन अपरदन से भी अधिक प्रभावित रहता है। लेकिन ये वाला जो रूसी भूखंड है, इस रूसी भूखंड पर भूगर्भिक हलचलों का प्रभाव बहुत ही कम पड़ा है। चतुर्थ हिमयुग में इस प्लेटफॉर्म पर हिमाच्छादन रहा, यानी ये सारा का सारा प्रदेश है ये हिम से आच्छादित रहा। और हिम से आच्छादित कब रहा? चतुर्थ हिमयुग में, जिसके प्रमाण यहाँ स्थित मोरेन पहाड़ियों और घाटियाँ हैं जो हिमानियों का एक प्रतिफल है। मोरेन आप सभी जानते हो, जब हमने हिमनद पढ़ा था तो उस समय मोरेन के बारे में पढ़ा था। तो ये मोरेन है वो यहाँ पर मिलते हैं जो ये बताते हैं कि ये जो क्षेत्र है वो हिमाच्छादित रहा था। इस प्लेटफॉर्म के पश्चिम में वलित यूराल पर्वत है। इसके बाद में ये इधर पश्चिम में बात करें तो इधर वलित यूराल पर्वत भी फैला हुआ है जिसका निर्माण पेलोजेइक युग में हुआ। तो ये कुछ बातें की अपन ने कि रूसी प्लेटफॉर्म की क्या क्या विशेषताएं हैं और इसने कैसे प्रभावित किया है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं
मध्य की निम्न भूमि, इसका जो मध्य का भाग है, ये मध्य का भाग है जिसमें निम्न भूमि पाई जाती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो भाग है मध्य का भाग, कैस्पियन सागर के आसपास का भाग, इस कैस्पियन सागर के आसपास के भाग में नीची भूमि मिलती थी जहाँ मिट्टी आके जमी और उससे जो मैदान बन गए। तो कुछ इस तरह के मैदान भी बने हुए हैं, मोरेन भी बने हुए हैं, तो जो कि मध्य के भाग में फैले हुए हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ पठारी भाग भी मिलते हैं जिसे हम कहते हैं मध्य के प्राचीन पठार, यानी मध्य का जो भाग है उसमें बहुत सारे पठार मिलते हैं जिसमें स्पेन का पठार, फ्रांस का पठार इत्यादि हैं। नेक्स्ट इसका जो दक्षिणी भाग है, इस दक्षिणी भाग में नवीन पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये दक्षिण का भाग अपन बात करें तो ये दक्षिण का जितना भी भाग है, इस दक्षिण के भाग में नवीन पर्वत श्रेणियाँ हैं जो हमारे हिमालय पर्वत है उस हिमालय पर्वत से मिल के समय के हिमालय पर्वत के समय ही बनी हुई है। और इन्हीं से हिमालय पर्वत और ये आपस में जुड़ी हुई पर्वत श्रेणियाँ एक तरह की। एक जो घाट है आर्मेनिया की घाट, वो इनको अलग करती है, जो कि अपन ने पहले जो पर्वत पढ़े थे उस समय भी इसमें बात की थी। एशिया के पर्वत जब हमने पढ़े थे उस समय भी इन पर्वत श्रेणियों की बात की थी। संरचना या यूरोप की बहुत संरचनात्मक विभाग के साथ ही अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं यूरोप के उच्चावत के बारे में। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से कोरिलेट है। यहाँ देखें तो ये जो अपन ने बात की थी प्राचीन पर्वत खंड की, ये प्राचीन पर्वत खंड ही वास्तव में यहाँ फैले हुए प्राचीन पर्वत भी है, जिसे हमने कहा है कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या प्राचीन पर्वतीय प्रदेश। इसे हम स्कैंडिनेवियन पर्वत भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका विस्तार अधिकांशतः इसी क्षेत्र में है। इस ऊंची पर्वत भूमि का विस्तार लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और ये स्वीडन, पश्चिम में स्वीडन और इधर आपका ग्रेट ब्रिटेन तक फैला हुआ है। और इस जो प्राचीन भूखंड है ये अत्यधिक हिम ग्लेशियर से भी बहुत प्रभावित हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिमनद प्रवाहित होते हैं और यहाँ पर आपको जो तट नज़र आएंगे, तट, ये इन तटों पर जो घाटियाँ नज़र आएगी वो आपने घाटियाँ दो तरह की पड़ी, एक रिया तट और एक फ्योर्ड तट। तो यहाँ पर जो तट नज़र आएंगे वो सारे के सारे तट समुद्र में जो डूबे हुए हैं वो सारे के सारे तट आपको फ्योर्ड तट नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी जो क्षेत्र है वो हिमनद से प्रभावित है और हिमनद की घाटियाँ यू आकार की घाटियाँ होती है और यू आकार की घाटियाँ जब जलमग्न हो जाती है तो हम उसे फ्योर्ड तट कहते हैं, और वी आकार की घाटी होती है वो भी जलमग्न हो जाती है तो हम उसे तट कहते हैं। लेकिन वो कौन से तट होते हैं? रिया तट। और यहाँ का जो जल है वो एकदम शांत जल है, इसमें ज़्यादा उथल पुथल नहीं होती है। और यहाँ जो बड़े बड़े पर्वत हैं इन पर्वतों के मध्य ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। तो ये अपन ने बात की थी कि उत्तरी भाग में जो प्राचीन पर्वत हैं उनके बारे में। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन के द्वीपों के बारे में और इनके पर्वत के बारे में। ब्रिटेन के जो पर्वत हैं ये भी इससे समय के ही हैं, मिलते जुलते हैं, और इसको भी हमने प्राचीन भूखंड के अंतर्गत ही रखा है, प्राचीन पर्वतीय भूखंड के अंतर्गत। और इस समय के जो पर्वत हैं इनमें वेल्स के पर्वत और स्कॉटिश पर्वतों का मुख्य रूप से योगदान है। और ये जो पर्वत हैं ये अत्यधिक घिस पिट गए हैं और घिस के इनकी जो आकृति वो इस तरह नुकीली नहीं होकर घिस पिट के, और इनकी जो शेप है वो ऐसे गुंबदाकार पर्वतों के रूप में हो गया है। और इस गुंबदाकार पर्वतों में बहुत सारा वृक्षारोपण भी हो गया है और ये अधिक उपयोग में भी रहने के और के काम में उपयोग में लिए जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जो पर्वत हैं इन पर्वतों के मध्य जो पत्थर है वो बहुत ही बहुमूल्य पत्थर हैं और इनकी खुदाई करके और इनको निकालने का काम किया जा रहा है। आयरलैंड के दक्षिण में और मध्य में स्कॉटिश उच्च भूमि क्रम का प्रसार मिलता है। यहाँ के तट नदियों द्वारा कटे फटे हैं। तट पर पहाड़ियों की ऊंचाई काफ़ी होती है। इन तटों को रिया तट कहा हुआ है। ये जो तट हैं इस पे जो तट हैं उनको रिया तट कहा है। यहाँ जो तट मिले थे हमने उनको फ्योर्ड तट कहा है। तो ये बात हो गई ब्रिटेन के पर्वतों के बारे में। अब अपन बात कर रहे हैं कि सेंट्रल प्लेन या मध्य में जो मैदान पाए जा रहे हैं उन मैदानों के बारे में।
तो यूरोप महाद्वीप के मध्य भाग की बात करें हम, तो मध्य भाग में बहुत सारे मैदान भी पाए हुए हैं। उसमें है रूसी, बाल्टिक देश, उत्तरी जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड में इन मैदानों का विस्तार है। इन मैदानों को हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक रूसी प्लेटफॉर्म जो कि चपटा और समतल है, धरातल पठार जैसा है, और इसका ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है। इस पर बहती हुई नदियाँ, यूराल, वोल्गा नदियाँ कैस्पियन सागर में गिरती है, और निपर, निस्टर, डोम इत्यादि नदियाँ हैं जो काला सागर में गिरती है। इस मैदान है, जो मैदान का अधिकांश विस्तार है, ये यूक्रेन देश है। कजाकिस्तान के ऊपर यूक्रेन देश, जो कि रूस के साथ जब विभाजन हुआ था उस समय भी काफ़ी चर्चित रहा था। तो इस यूक्रेन देश में भी इसका विस्तार अत्यधिक मिलता है मैदानी भाग का, जो कि मध्य का मैदान अपन बात कर रहे हैं उसका। मध्यवर्ती मैदान के पश्चिमी भाग में हिमानी संचित ड्रिफ्ट मिट्टियाँ और काप मिट्टियाँ भी जमी हुई है। ये मैदान वैसे अपन कहें कि एकदम प्लेन हो, तो उस तरह की एकदम प्लेन वाली बात नहीं है। इस पर भी कहीं कहीं कुछ पहाड़ियाँ मिलती है, लेकिन वो घिसी पिटी और छोटी पहाड़ियाँ हैं। साथ ही मोरेन जो यहाँ मिले हैं, उन मोरेन के टीले भी कहीं कहीं मिलते हैं। मोरेन जो कि हिमनद से बने हैं और ग्लेशियर से बने हैं, इनके टीले भी यहाँ वहाँ आपको दिखाई देंगे। ये जो मैदान है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर सकड़ा होता जाता है और नीचा होता जाता है। हॉलैंड में तो ये समुद्र तल से भी नीचे चला गया है। अपन बात करें हॉलैंड की, तो हॉलैंड में ये जो मैदान है, ये समुद्र तट से भी नीचे चला गया है। समुद्र तट, और वहाँ पर समुद्र तट से बचने के लिए तट, जो समुद्री तट हैं उन पर दीवार बनाई जाती है। यानी ये मैदान है जो अत्यधिक नीचा हो गया है। तो यह अपन ने बात की थी मध्यवर्ती मैदान के बारे में। अब अपन बात कर रहे हैं दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश। यह है सबसे महत्वपूर्ण है और दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश है। इसका जो उद्भव है, ये भारत के हिमालय हिमालय को और इसकी कंपैरेटिव स्टडी की जाए तो यह समझने में काफ़ी आसान होता है। और ये जो दक्षिणी भाग है, यह भाग हिमालय के समय में ही बना हुआ है। इसको हमने मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित कर दिया है। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं पेरेनीज पर्वत। पेरेनीज पर्वत है वो फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है। ये इधर इस फ्रांस है और यहाँ पर स्पेन है, और इसके बीच में ये पर्वत है जिसको हम कहते हैं पेरेनीज पर्वत। और इस पर्वत के मध्य में कहीं कहीं दर्रे बने हुए हैं जो कि फ्रांस और स्पेन में आने जाने के काम में लिए जाते हैं। दूसरा पर्वत है आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत का नाम आपने सुन रखा है। आल्प्स पर्वत हिमालय के समय में बना हुआ पर्वत है, और ये विस्तार, इसका विस्तार इसके यूरोप महाद्वीप के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। इसे हमने मुख्य रूप से चार भागों में विभाजित कर दिया है। फ्रेंच आल्प्स जो कि फ्रांस में फैला हुआ फ्रेंच आल्प्स, इसके बाद में स्विस आल्प्स जो कि स्विट्ज़रलैंड में फैला हुआ है और जहाँ की घाटियाँ आपको प्रसिद्ध है। विश्व के अधिकांश लोग घूमने के लिए इन घाटियों का उपयोग करते हैं। प्री आल्प्स और हेबोरियन आल्प्स, ये हमने इसको मुख्य रूप से विभाजित किया है। तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा कि प्राचीन पर्वतीय भाग, ये प्राचीन पर्वतीय भाग थे। दूसरा हमने पढ़ा मध्यवर्ती मैदान, तो ये मध्यवर्ती मैदान। तीसरा हमने पढ़ा कि पर्वतीय पठारी भाग, तो वो भी अपन ने पढ़ लिए। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं अब दक्षिण के पर्वतीय भागों की। अब इसमें महत्वपूर्ण एक और पर्वत बचा जिसे हम कहते हैं कार्पेथियन पर्वत। कार्पेथियन पर्वत की हमने जब एशिया और यूरोप का विभाजन किया था उस समय भी बात की थी। कार्पेथियन पर्वत की ऊंचाई काफ़ी कम है, और यह पर्वत एशिया और यूरोप को विभाजन करने का भी काम करता है। और इन पर्वतों पर ग्लेशियर का प्रभाव भी काफ़ी पड़ा है। और इसी के पास में काकेशस पर्वत है जो भी अधिक ऊंचाई का नहीं है, लेकिन इसकी घाटियाँ हैं, ये जो दृश्य हैं वो बहुत ही सुंदर अच्छे दृश्य हैं। इसके साथ साथ ये जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पर आपको कुछ ज्वालामुखी पर्वत भी नजर आएंगे।
और उनमें प्रसिद्ध ज्वालामुखी जो कि अपन ने नाम प्रथम वर्ष भौतिक भूगोल में पढ़ा, विसुवियस, जो कि इस्तांबुल के आसपास जागृत अवस्था में पाए जाने वाला पर्वत है। आपने ज्वालामुखी पढ़े, 3 तरह के ज्वालामुखी, उसमें से जो इस्तांबुली है वो जागृत ज्वालामुखी है, एक्टिव ज्वालामुखी है, पैसिव नहीं है। तो इस तरह के जो ज्वालामुखी है, उन ज्वालामुखी की राख से निकलने वाले पर्वत भी बने। उन पर्वतों में ये ज्वालामुखी पर्वत भी पाए जाते हैं जो कि यहाँ पर फैले हुए हैं। इसके अलावा कई बार जो भूगर्भिक हलचलें होती है, इन भूगर्भिक हलचलों से भी पर्वत बन जाते हैं। जैसे हमारी राइन नदी है, इस राइन नदी के आसपास होर्ज पर्वत बने हुए हैं, जुरा पर्वत बने हैं, वासजेस पर्वत बने हुए हैं। ये सारे के सारे जो पर्वत हैं, इन सभी पर्वतों का निर्माण जो घाटियाँ हैं, उन घाटियों के भूगर्भिक हलचलों के कारण जो युवा दरार घाटी बनी है, उन दरार घाटियों की वजह से जुरा पर्वत, वॉसजेस पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट, हॉर्स पर्वत, इन सभी का निर्माण हुआ है। तो ये कुछ अपन ने भौतिक बारे में बात की थी कि इस यहाँ मुख्य रूप से कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। और इसकी हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर माउंट एल्ब्रुस सबसे ऊंची चोटी है, जो कि समुद्र तल से 5633 मीटर है। और ये कॉफ पर्वत है। इसके अलावा माउंट ब्लॉक भी है, जो कि 4810 मीटर ऊंचा है, ये आल्प्स में है। तो ये कुछ प्रमुख ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं। और हिमालय भी आप आल्प्स भी जानते हो आप सभी कि नवीन पर्वत है, और नवीन पर्वत होने के कारण इसकी ऊंचाई अधिक मिलती है। धन्यवाद।